हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं एसिड बेस और साल्ट अम्ल क्षार लवण के एमसीक्यू क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आपको मदद करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है। ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, नहीं। प्रोटॉन देता है, बिल्कुल प्रोटॉन देता है। OH आयन देता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। साथ में जो OH आयन वाला है तो OH आयन वाला ये नहीं होगा। जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। तो अम्ल क्या होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और H+ आयन देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए निम्न अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। दिए गए निम्न अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसका सही आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। जो इमली के अंदर अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल जो इमली के अंदर पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल होता है जो सभी डंक, किसी भी जीव जंतु के डंक में, बिच्छू होता है, सांप होता है, इन सभी के डंकों के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो होता है मैथेनोइक एसिड। जो लैक्टिक अम्ल होता है ये अपने पाया जाता है दूध और दही के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये टमाटर के अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर इमली के अंदर पाया जाने वाला जो अम्ल होगा उसका सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है? तो अपन ने दही में अभी देखा थोड़ी देर पहले कि दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध व दही दोनों के अंदर पाया जाता है। दूध व दही दोनों के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखते हैं। और ये अम्लों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है किसी ना किसी के बारे में। तो देखते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू हुआ, नींबू होता है, नींबू, संतरा, ये संतरा हो गया, इनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड अपन ने देखा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के अंदर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और भस्म क्रिया करके बनाते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भस्म मतलब होता है क्षार। भस्म को क्षार भी कहते हैं। क्षार का दूसरा नाम भस्म होता है। तो यहाँ पर मैंने भस्म लिखा हुआ है तो ये कंफ्यूज ना हो, ये क्षार है। तो अम्ल व क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल व क्षार क्रिया करके ऑप्शन देखते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके अम्ल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण, बिल्कुल लवण बनाएंगे। अम्ल व क्षार की क्रिया होती है तो लवण बनता है, साल्ट बनता है। अपने लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। इंग्लिश के जो ये होते हैं इन पे वर्डों पर, इन पे ज़रूर ध्यान दें। आजकल जो बोर्ड है वो क्वेश्चंस बनाती है वो इंग्लिश के ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डालती है, इंग्लिश के वर्ड बहुत ज़्यादा डालती है, तो इन पे ज़रूर ध्यान दें। तो अम्ल व क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तथा क्षार में परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परीक्षण के लिए, अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए सही आंसर हो जाएगा इसका लिटमस पत्र। लिटमस पत्र की सहायता से हम अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं। अब लिटमस पत्र की सहायता से कैसे लगाते हैं कि अगर लिटमस पत्र जो होता है वो ब्लू से रेड हो जाता है तो मतलब कि एसिड है, ठीक है। और अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है तो ये है क्षार है। तो लिटमस पत्र की सहायता से हम इसका पता लगाते हैं, अम्ल व क्षार के परीक्षण का पता लगाते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि अम्ल व क्षार के बारे में कि इसका ये हो जाएगा अपने BR ये होगा BLR, मतलब बेस, लिटमस पत्र, रेड, मतलब क्षार। इंग्लिश में क्षार को बोलते हैं बेस लिटमस पत्र डाला उसमें तो रेड हो जाएगा BLR। और ऐसे ही अगर अपन देखेंगे उसका दूसरे का तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। दूसरे का देखते हैं अपन तो RLB, ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है? बेस प्राप्त होता है।
तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो एक का याद रख लीजिए, सबका याद हो जाएगा। तो अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए अपन किसका यूज़ लेते हैं? लिटमस पत्र का यूज़ लेते हैं। अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का यूज़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पत्र को नीला कर देता है। अभी अपन ने देखा लाल लिटमस पत्र को नीला कौन सा करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। ये भस्म का मतलब क्या है? क्षार है यहाँ पे, तो कंफ्यूज ना हो, क्षार को ही भस्म बोलते हैं। तो क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे अपन, नीले का लाल करेंगे तो वो हो जाएगा एसिड, वो हो जाता है एसिड। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी लवण होते हैं। तो सभी लवण क्या होते हैं? सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य होते हैं सभी लवण। जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं, NaCl। NaCl में अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो Na+ और Cl- बनता है। तो सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत डालने पर इनका अपघटन हो जाता है। तो सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। तो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁷। 10⁻⁷ होती है। ये pH निकालते हैं उसमें -log H+ आयन, ठीक है। तो ये शुद्ध जल होता है। अगर इसमें pH की वैल्यू में अगर अपन वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे वापस देखते हैं, pH का फॉर्मूला क्या होता है? -log 10H+ आयन। अब ये H+ आयन की जगह अपन यहाँ क्या रखेंगे? 10⁻⁷। -7 आगे आ जाएगा, तो -7 आगे रह जाएगा, और ये माइनस पहले से ही है यहाँ पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +7 हो गया। और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो शुद्ध जल की pH क्या आ गई? 7, तो मतलब सही है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान होता है 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपने पहले कर लिया था, लाल पत्र को नीला कर देता है, ये अपने आंसर आएगा क्षार। इसमें भस्म को क्षार भी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय घोल का pH कितना होता है? अम्लीय घोल का pH कितना होता है? तो अम्लीय घोल का pH होता है 7 से कम। बी ऑप्शन हो जाएगा। अम्लीय घोल का pH क्या होता है? 7 से कम होता है। pH की फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे pH की फुल फॉर्म आपको याद रखनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई एग्जामों में मैंने देख लिया है। pH की फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये होती है, pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर ये pH स्केल होता है, ये 1 to 14, ये 1 हो गया, ये 14 हो गया, बीच में हो गया 7। 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम पे अम्लीय हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा पे बेस हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें जरूर, ये बहुत काम की चीज़ है। अम्लीय घोल का pH कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम पे अगर किसी की pH आती है तो वो अम्लीय प्रदर्शित होगी। वैसे तो आप सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप सबका बहुत बहुत अच्छा होगा पेपर, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन घोल का pH का मान कितना होता है? उदासीन घोल के pH का मान कितना होता है? मैंने अभी pH स्केल में बताया था कि 1 से 14, बीच में आता है 7। 7 से इधर तो एसिड, 7 से इधर बेस, और 7 पे क्या हो गया? उदासीन। 7 पे उदासीन, 7 पे हो जाएगा उदासीन। तो अम्लीय घोल का pH का मान कितना होता है? उदासीन घोल के pH का मान कितना होता है? उदासीन घोल के pH का मान होता है 7। उदासीन घोल के pH का मान कितना होता है? 7। जो pH का जो होता है, शुद्ध जल का pH कितना हुआ? उदासीन घोल का मतलब शुद्ध जल हो गया। उदासीन घोल जो होता है शुद्ध जल, उदासीन घोल क्या होता है? शुद्ध जल का मान होता है pH का मान 7। और जो समुद्री जल होता है, अपने शुद्ध जल का तो 7 हो गया, और समुद्री जल का pH कितना होता है? 8.4। ये याद रखना, pH की वैल्यूज याद रखना, ये जरूर क्वेश्चन में, वो एग्जाम में आएंगी, ये क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर डालेंगे कि 8.4 समुद्री जल का होता है 8.4, और शुद्ध जल का होता है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? तो मैं बता दूं आपको, सामान्य व्यक्ति का जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 7.4। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच होता है 7.4 और सामान्य व्यक्ति के आंसू का पीएच भी कितना होता है? 7.4। तो 7.4 है जो दो का आंसर है, ये एक तो रक्त का और आंसू का। आंसू और रक्त दोनों का पीएच कितना होता है? 7.4। और ये जो 6.4 है, ये 6.4 किसका है? मिल्क का जो पीएच होता है वो होता है 6.4। ये पीएच की वैल्यू याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इस पर ध्यान दें। जो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच होता है वो तो 7.4 होता है, आंसू का होता है 7.4 होता है और मिल्क का होता है 6.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड से शक्तिशाली है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? HCl होता है, एसिटिक एसिड से शक्तिशाली कैसे है? एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड से शक्तिशाली क्यों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो सभी अम्लों से शक्तिशाली होता है, मतलब सॉरी एसिटिक एसिड से शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण कहलाते हैं, याद रखना। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोक्सिलिक आयन से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण क्या है? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट या जटिल लवण किसे कहते हैं? जटिल लवण में एक जटिल मूलक होता है। जटिल लवण क्या होता है? जिसके अंदर एक जटिल मूलक पाया जाए। अगर जटिल मूलक होगा तो वो अपनी जो घोल होगा उसमें अपनी पहचान बनाए रखता है। जो घोल होता है, विलयन होता है, उसमें अपनी पहचान बनाए रखता है जटिल मूलक, जिस वजह से उसे जटिल साल्ट कहते हैं। तो जटिल मूलक, वो जटिल लवण का उदाहरण क्या होगा? यहाँ पे सभी के पास जटिल मूलक है, यहाँ भी जटिल मूलक, यहाँ भी जटिल मूलक, यहाँ भी जटिल मूलक। तो ये इनमें से सभी, मतलब ये सारे के सारे ही जटिल लवण के उदाहरण हैं। तो याद रखिए जटिल लवण क्या होता है? जिनके अंदर जटिल मूलक होता है। जो जटिल मूलक होता है वो विलयन या घोल के अंदर अपनी पहचान बनाए रखता है, इस वजह से इसे जटिल लवण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। सोडियम व क्लोरीन के प्राकृतिक अणु? नहीं। सोडियम के ऋणात्मक आयन और क्लोरीन के धनात्मक आयन? नहीं, ये भी नहीं होगा। सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन? बिल्कुल ये होगा। सोडियम क्लोराइड के अणु? ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम के पॉजिटिव आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो यह सबसे पहले कहा था डेई ने। डेई ने क्या कहा था? कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। तो ये बोला था डेई ने। अच्छा, इसमें वो ये और भी नाम दे रखे हैं। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी। ब्राउनस्टेन ने, इसने भी अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी। इसने भी अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी। जो आगे आएंगी अपने पास वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे दूध का पीएच 6 होता है, यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच कितना होगा? ताजे दूध का जो पीएच होता है वह 6 होता है, और अगर ये खट्टा हो जाए तो इसका पीएच कितना होगा? अगर ये इसमें क्वेश्चन के अंदर ही अपना आंसर छुपा हुआ है कि खट्टा हो जाएगा। खट्टा हो जाएगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 से कम की साइड हो जाएगा। तो 7 से कम में इतना कि यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है कि 7 से कम हो जाए, वो 6 से कम हो जाएगा, तो लेस देन 6। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब ताजे दूध का पीएच अगर 6 है तो वह खट्टा होने के बाद उसका पीएच कितना होगा? लेस देन 6 हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड जो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। NH4
Cl का जलीय विलयन क्या होगा, NH4Cl का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। H2O व जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है। विभेद कैसे किया जाएगा, लाल लिटमस पत्र के द्वारा जो H2O और जलीय NaOH के बारे में परख नलियों में विभेद कर जाएंगे। तो लाल लिटमस पत्र क्या होगा, NaOH क्या है, एक क्षार है, ये उदासीन जल है। लाल लिटमस पत्र को अगर अपन जल के अंदर डालेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर अपन NaOH के अंदर लाल लिटमस पत्र को डाल रहे हैं तो लाल लिटमस पत्र ब्लू हो जाएगा। अगर वो ब्लू हो जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा ये NaOH है और ये जल है। दिखने में दोनों ही सफ़ेद होंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा, लाल लिटमस पत्र इसमें भी डालेंगे इसमें भी डालेंगे, जो रेड से ब्लू हो जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा और जो नहीं होगा वो जल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि अम्लीय लवण क्या होता है। जो एक या एक से अधिक स्थानांतरित H+ परमाणुओं से बने होते हैं, जो एक या एक से अधिक H+ स्थानांतरित H+ परमाणुओं से बने होते हैं, वो होते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं, याद रखना परिभाषा को, जो एक या एक से अधिक स्थानांतरित H+ परमाणुओं से बने होते हैं वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक या एक से अधिक स्थानांतरित H+ परमाणु किसके पास है, H2CO3 के पास। तो इनमें से अम्लीय लवण कौन सा होगा, H2CO3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, H2CO3 अम्लीय लवण है। ये आपके रीट, सीटेट, सीटी सब के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है, तो ये अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएंगी सब चीज़ें। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। तो जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपयोग लेते हैं अपन, पीएच मीटर का उपयोग लेते हैं। जो पीएच स्केल होता है, जो जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण होता है जो पीएच स्केल के द्वारा, ये आप सब जानते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, पीएच स्केल, पीएच मीटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है। उदासीन हो गया तो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल के पीएच का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं। जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। जो प्रोटॉन देता है, बिल्कुल सही, जो प्रोटॉन देता है। अम्ल कौन सा पदार्थ होता है, जो प्रोटॉन देता है। ये किसने बताया था कि अम्ल प्रोटॉन देने वाले अम्ल होते हैं, ये बताया था ब्रॉन्स्टैंड और लोरी ने। ब्रॉन्स्टैंड और लोरी ने, BL, ब्रॉन्स्टैंड और लोरी ने बताया था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। जो अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन भी देते हैं और प्रोटॉन भी देते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ये याद रखना। ये किसने बताया था, ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी ने बताया था। ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी ने बताया था कि प्रोटॉन जो देता है वह अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से पत्र का उपयोग हम अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए करते हैं। इनमें से कौन से पत्र का उपयोग अपन अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए करते हैं। तो लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए करते हैं। अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस है जब सभी अम्ल व धातु से रिएक्शन करें। इनमें से कौन सी गैस जो निकलती है जब अम्ल व धातु आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। इसका कहने का मतलब है कि अम्ल व धातु की क्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। अम्ल व धातु की क्रिया करवाते हैं अपन तो 2HCl देखते हैं, 2HCl + 2Na। समीकरण को संतुलित भी करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये 2 लगाए हैं। तो 2HCl + 2Na अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर 2NaCl प्लस क्या बनेगा, H2। अब ये इसको ये संतुलित हो गया है, सारी व्यवस्था सही हो गई है। तो यहाँ पर क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल व धातु की अगर अपन क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी गैस निकलती है जब अम्ल व धातु की रिएक्शन कराएं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है अम्ल व धातु की रिएक्शन कराने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन क्रिया में बनता है। उदासीन क्रिया में क्या बनता है, लवण व जल बनते हैं। उदासीन क्रिया में क्या बनेंगे, लवण व जल बनता है। उदासीन क्रिया में लवण तथा जल बनता है। अगला क्वेश्चन,
दोबारा वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, कौन सामान्य लवण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है। तो ये नहीं है का ध्यान रखें, जरूर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्नलिखित में से नॉर्मल साल्ट कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से नॉर्मल साल्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NaHSO4। ये NaHSO4 क्या है, ये है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण है ये, इस वजह से ये नॉर्मल साल्ट नहीं है, बाकी सब नॉर्मल साल्ट है। बाकी NaHSO4 अम्लीय लवण है, क्योंकि यहाँ पर इसका रीज़न भी क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस वजह से अम्लीय लवण है ये, और बाकी सब सामान्य लवण है। ठीक है, कौन सा सामान्य लवण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा NaHSO4। NaHSO4 जहाँ पर हाइड्रोजन आयन आ जाता है वो अम्लीय लवण हो जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अम्ल क्या चीज़ देता है और क्षार क्या चीज़ देता है। तो ये किसने बताया था कि भाई ब्रॉन्स्टैंड व लोरी ने बताया था, और दूसरा किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था। ब्रॉन्स्टैंड व लोरी ने तो बताया था कि प्रोटॉन देता है अम्ल जल में घुलकर, और ये जो आर्हेनियस ने वो बताया था, आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं। मैंने स्टार्टिंग के अंदर सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था ये कि H+ आयन जो देते हैं वो अम्ल होते हैं, H+ आयन जो देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयन, बी ऑप्शन। अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। भस्म मतलब क्षार, कंफ्यूज ना हो, तो ये इसका चीज़ का ध्यान रखें। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा होता है, OH- आयन होता है। OH- H+ आयन तो होता है अम्लों में, और क्षारों में होता है OH- आयन। क्षारों में कौन सा होता है, OH- आयन। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच के बारे में आज ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन को देखा हुआ है कि पीएच का निर्धारण किसने किया था। पीएच का जो सबसे पहले पीएच के बारे में किसने बताया था, इसके जो वो होते हैं लीजेंड होते हैं वो कौन है, तो ये हैं सारेनसन। सारेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था, सारेनसन ने। सारेनसन इसके खोजकर्ता हैं। पीएच के खोजकर्ता जो निर्धारणकर्ता जो हैं वो सारेनसन हैं। पीएच के खोजकर्ता कौन है, सारेनसन। अगला क्वेश्चन, मोहर लवण क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आता है। मोहर लवण क्या है। मोहर लवण क्या होता है, डबल साल्ट होता है। मोहर लवण मतलब द्विक लवण है, डबल साल्ट होता है। मोहर लवण जो होता है वह द्विक लवण होता है। मोहर लवण होता क्या है, इसके बारे में अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आपको समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप सुन लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मोहर लवण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये है मोहर लवण। मोहर लवण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहर लवण क्या है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल क्या दर्शाता है। पीएच स्केल क्या दर्शाता है, नेगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले समय रसायन में नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन, बिल्कुल सही है। भूकंप की तीव्रता, बिल्कुल नहीं। और दूध की शुद्धता का मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पीएच स्केल क्या दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। क्षारीय अम्लीय होने के बारे में बताएगा, जो वो बताएगा पीएच स्केल बताएगा। जो ये नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लेता है, ये काम में लेता है ऑक्जेलिक एसिड CH3COOH, ये होता है नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए। और भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। शुद्ध दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं, इसका मापन करते हैं लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। तो इन चीज़ों को याद करना और वापस वीडियो को चला के और वापस ये चीज़ें कॉपी के अंदर नोट कर लेना। नेगेटिव से फोटो बनाने में CH3COOH ऑक्जेलिक एसिड, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल, दूध की शुद्धता का मूल्यांकन ये लैक्टोमीटर, और घोल के अम्लीय व क्षारीय होने के लिए पीएच स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो वो कौन करेगा? उपरोक्त सभी, ये सभी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। जो किस लवण का, सारे के सारे लवण होते हैं ये सभी ये हैं कि क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं और ये जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में थे कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस अम्ल की परिभाषा क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उसके नाम पर ही रखा है। लुईस अम्ल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है? BF3, ऑप्शन बी। BF3 के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो जो लुईस अम्ल नहीं है, अच्छा सॉरी, लुईस अम्ल नहीं है, तो लुईस अम्ल वो ये BF3 के पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? BF3 लुईस अम्ल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका के अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर होता है, उसके अंदर होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। सिरका का pH का वैल्यू क्या होता है? सिरका के pH का वैल्यू होता है 2.4 होता है। सिरका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है। क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सभी अम्ल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। क्षार में जो धातु होती है वो चिकनाहट देती है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला भी कर देते हैं और अम्ल एकाकी युग्म ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो क्षार किस प्रकार का पदार्थ होता है? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्षार कौन सा है। क्षार किसे कहते हैं? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? H+ आयन देते हैं। अम्ल कौन से होते हैं? H+ आयन देने वाले अम्ल होते हैं। H+ आयन देने वाले अम्ल होते हैं। OH- आयन देने वाले अम्ल होते हैं और प्रोटॉन देने वाले वो अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार होते हैं। तो क्षार क्या होता है? प्रोटॉन ग्रहण करने वाला जो होता है वो क्षार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटास एलम के अंदर जल के कितने अणु होते हैं? पोटास एलम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोटास एलम के अंदर जल के कितने अणु होते हैं? तो पोटास एलम के अंदर 24 जल के अणु होते हैं, 24 H2O। पोटास एलम के अंदर कितने जल के अणु होंगे? 24 H2O होंगे। 24 अणु होते हैं जल के। पोटास एलम का सूत्र, आप फिर से ये इस सूत्र के बारे में, ये पोटास एलम का जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 H2O। तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 H2O। तो पोटास एलम क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O, ये होता है पोटास एलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। यदि किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो pH पर क्या प्रभाव होगा? यदि किसी विलयन का ताप बढ़ाया जाता है तो pH पर क्या प्रभाव होता है? pH उसकी घट जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी विलयन का अगर ताप बढ़ा देते हैं तो pH की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। विलयन का ताप बढ़ाने पर pH की वैल्यू घट जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल नहीं है? प्रति अम्ल क्या होता है? जो प्रति अम्ल होते हैं पेट की अम्लता दूर करने के अंदर जो काम में आते हैं उन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल क्या होता है? पेट के अंदर जो अम्लता दूर करने के लिए काम में लेते हैं उन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा प्रति अम्ल नहीं है, नहीं, बेकिंग सोडा प्रति अम्ल है। इनो भी प्रति अम्ल है।
फ्रूट सैलेड भी प्रति अम्ल है। कॉफ़ी प्रति अम्ल नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा प्रति अम्ल नहीं है? कॉफ़ी प्रति अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम होता है। वर्षा के जल की जो पीएच होती है वो कितना होती है? 5.6 से कम हो जाती है ना, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। 5.6 से कम हो जाएगी तो अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख घटक होता है वो SO2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछता रहेगा। वैसे अम्लीय वर्षा होती है जो इनके सारे के सारे ये अम्लीय वर्षा के घटक हैं। ये CO2 भी है, CH4 भी है, SO2 भी है, NO2 भी है, लेकिन जो प्रमुख घटक है वो SO2 है। अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख घटक क्या है? वो SO2 है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं? वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को वो अम्लों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पे ये है HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हिंदी में बोलते हैं नमक का तेजाब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब। दूसरा है HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का हिंदी में नाम होता है शोरे का तेजाब। नाइट्रिक एसिड का हिंदी में नाम होता है शोरे का तेजाब। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हिंदी में नाम होता है गंधक का तेजाब। चौथा ऑप्शन है CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका या विनेगर। तो अम्लों का राजा कौन सा होता है? H2SO4 अम्लों का राजा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत जीवों के संरक्षण के लिए किस विलयन को काम में लिया जाता है? मृत जीवों के संरक्षण के लिए किस विलयन को काम में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCOOH। इसको बोलते हैं फार्मेलिन या इसका अगर साइंस में नाम देंगे तो मैथेनोइक अम्ल। फार्मेलिन इसका नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और आगे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। मृत जीवों के संरक्षण के लिए किस विलयन को काम में लिया जाता है? HCOOH फार्मेलिन मैथेनोइक एसिड को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लराज अम्लराज किन किन अम्लों से प्राप्त होता है? अम्लराज, इसको एक्वोरेजिया भी बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं। तो अम्लराज किन किन अम्लों के मिलने से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनेगा, कंफर्म बनेगा। अम्लराज एक्वोरेजिया किन किन अम्लों से प्राप्त होता है? तो अम्लराज जो एक्वोरेजिया होता है वो HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनता है। तो 3 भाग ये तो होता है HCl का, इसमें 3 भाग सांद्र HCl भी नहीं, सांद्र HCl होता है, और 1 भाग होता है वो HNO3 का होता है। एक भाग होता है HNO3 तो हो गया नाइट्रिक एसिड और HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों से अम्लराज एक्वोरेजिया का निर्माण होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 भाग तो HCl और 1 भाग HNO3। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इनके नाम याद रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ कंफर्म कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। वैसे आप सभी इंटेलिजेंट हैं, आपके सभी एग्जाम क्लियर हो, लेकिन फिर भी एक बार इनको याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा, मैग्नीशियम कह दो या मैग्नीशिया कह दो, मैग्नीशिया बोलते हैं SIA या फिर SIUM, तो दोनों ही नाम सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। MgO का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgOH2 का होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
OH2 का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन, बिना भुजा चूना कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जरूर याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें जरूर याद रखना और वीडियो को पूरी देखते रहना। और आज ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप सब्सक्राइब करना और वीडियो देखते रहना चैनल की। तो बिना भुजा चूना कौन सा होता है, बिना भुजा चूना होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना। बाकी सबके नाम मैं पहले बता चुका हूं। तो बिना भुजा चूना होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एंटीसिड का जो है काम में लेते हैं, वो अपच का उपचार करने के लिए काम में लिया जाता है एंटीसिड को। यहाँ पे और भी ऑप्शन देखते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का नाम क्या होता है, प्रतिजैविक, ये होती है प्रतिजैविक। और एनाल्जेसिक होती है, ये पेन किलर होती है, इसको बोलते हैं पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक को बोलते हैं पीड़ाहारी। और एंटीसेप्टिक होती है ये प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक होती है प्रतिरोधी। तो एंटीबायोटिक होगी प्रतिजैवी और एनाल्जेसिक होगी पीड़ाहारी और एंटीसेप्टिक हो गई प्रतिरोधी। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं सी ऑप्शन एंटीसिड को अपन अपच का उपचार करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चलो आज के क्वेश्चंस अपने यहीं समाप्त हुए। 51 क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन सभी क्वेश्चनों को वापस से देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में आपके आएंगे और आपको मदद करेंगे। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप सभी जॉब लगें और कहीं अच्छी जगह पर पोस्टेड हों। जय हिंद, जय भारत।